थोड़ा फास्टली इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो याद ही होगा कि नहीं याद है? भवानी और बातें नहीं, ठीक है, ये तो याद ही होगा ना सभी को। इसको डिस्कस किया था मैंने एक बार ही, चलो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो बताओ क्या बताया था? एम एम डैश क्या होता भाई? एम एम डैश एक परावर्तक पृष्ठ होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि एम एम डैश एक परावर्तक पृष्ठ होता है। अब माना हमने ए बी, क्या है मेरे पास ए बी, कौन सा तरंगाग्र? आपतित समतल है ना, आपतित समतल तरंगाग्र बोल सकते हो ना इसको। तो ये हमारे पास आपतित समतल तरंगाग्र है, ठीक है। ये हमारे पास किरणें होती हैं बेटा, क्या होती हैं? ये किरणें होती हैं, और ये तरंगाग्र होता है। कहानी क्लियर हो गया? और ये किरणें जो होती हैं परस्पर समांतर चलती हैं, ठीक है, क्योंकि समतल तरंगाग्र तभी प्राप्त होता है जब आपका प्रकाश, यानी जो प्रकाश सोर्स हो कहाँ पे हो? बहुत दूर हो। बहुत दूर का मतलब इनफाइनाइट मान लो, बहुत दूर हो, है ना। तो आपका जो तरंगाग्र प्राप्त होता है वो बेलनाकार, और गोला जो गोली प्राप्त होता है बहुत ही बड़ा प्राप्त होता है। तो बहुत ही बड़ा प्राप्त, उसका छोटा भाग हम जो लेते हैं वो कैसा होता है? समतल होता है। कैसा होता है? समतल। और उसको जो उसमें जो किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं? समांतर किरणें। तो ये पॉइंट मैंने पढ़ाया था आपको तरंगाग्र में, है कि नहीं है? तो मैंने यहाँ पे लिए समतल तरंगाग्र, जाहिर सी बात है किरणें कैसी चलेंगी आपस में? समांतर किरणें चलेंगी, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे हम चर्चा ही नहीं करेंगे, किरणों पे चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के अंतर्गत आ गया। जैसे ही मैंने बोला ए बी समतल तरंगाग्र है, तो किरणों की चर्चा उसी में आ गई, ठीक है। चलो अब हम उठाते हैं। हमने क्या बताया? माना एम एम डैश क्या होगा? एक परावर्तक पृष्ठ होगा। माना एम एम डैश क्या होगा? एक परावर्तक पृष्ठ होगा। हमने दूसरी बात क्या ले लिया है कि यहाँ पर ए बी क्या है? ए बी समतल आपतित तरंगाग्र है, जिसको हमें आपतित कराना कहाँ पर? एम एम डैश पर। सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इस तरंगाग्र का पहला पॉइंट कौन आएगा? ए। तो जो पहला पॉइंट है वो एम एम डैश के किसी बिंदु पर ये क्या करेगा? स्पर्श करेगा, यानी कि आपतित होगा, गिरेगा। क्लियर नहीं हुआ? तो बाकी जो हिस्सा है बी वाला पॉइंट है वो क्या रहेगा? उसी माध्यम में ही रहेगा। उसी माध्यम मतलब जहां पे था वहीं पे रहेगा। अभी बी इधर नहीं आया, अभी कौन आया? ए आया। तो बी को यहां से यहां तक आने में कुछ समय लगेगा, बात समझे? बी को यहां से यहां तक आने में कुछ समय लगेगा। उस समय को मान लिया मैंने टी। क्या मान लिया? टी। कि उसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? टी समय लगेगा। और उसकी वेग कितना, वेलोसिटी कितना मान लिया मैंने? वी। तो v वेग से उसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? t समय लगेगा। तो बताओ उसको दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? vt। दूरी कितनी तय करनी? vt, चाल गुणे समय से। वेरी गुड। तो इसकी दूरी हो गई vt। तो यानी यहां से यहां तक की जो दूरी बनेगी वो कितनी हो जाएगी? vt। तो ये बात निकल के चली है कि bc बराबर क्या हो जाएगा आपका? vt हो जाएगा, ठीक है। ये समझाया था मैंने। अब क्योंकि ये यहां आएगा, ये पॉइंट यहां आएगा, तो ए पॉइंट आपका इधर जाएगा। मैंने इसको मार्क के साथ समझाया था, इसको विजुलाइज करिए। ये मान लिया समतल तरंगाग्र ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये समतल तरंगाग्र से आ रहा है, तो ए वाला पॉइंट यहां आपतित हुआ। जैसे आपतित यहां हुआ तो टकरा के बाउंस करेगा। ये समझे नहीं समझे? ये वाला पॉइंट टकरा के क्या होगा? बाउंस होगा। तो ये धीरे धीरे पॉइंट नीचे जाएगा और ये धीरे धीरे पॉइंट कहां जाएगा? ऊपर। तो जब ये वाला पॉइंट, जब यहां इसने टक्कर मारी, तब बी वाला पॉइंट हमारा यहां पे है, मान लो, ठीक है, उसी माध्यम में। कहानी क्लियर है? और जैसे से ये नीचे आएगा और वैसे, क्योंकि ये टकराने के बाद बाउंस होगा, बाउंस होने मतलब मुड़ेगा। अभी ये नीचे आ रहा है, लेकिन अब ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इसका ये हिस्सा आ रहा है नीचे और ये हिस्सा जा रहा है ऊपर। ऐसे कुछ ऐसे देखो, यहां से गया, आपने देखा ये पॉइंट यहां गिरा, तो बी वाला सी तक पहुंचा, तो ए वाला कहां पहुंच गया? डी में। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो इसको यहां तक आने में टी समय लगा और वी चाल से आ रहा है, जिसमें दूरी कितनी तय की? तो BC बराबर हो गया मेरे पास VT। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ए यहां से यहां तक, तो क्योंकि जब ये यहां टच था तो ये यहां वायु में था, तो इसको यहां से यहां तक आने में अगर t समय लगा, तो इसको यहां से यहां, क्योंकि जितनी देर में यहां से यहां तक आया है ये, उतनी देर में आपका ए यहां से यहां तक गया। बात समझे नहीं समझे? तो ये यहां से यहां तक आया, तो आपका ये यहां से यहां तक गया, तो इसको यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा? t। तो ये भी उतना ही समय लेगा जितना B C तक जाने में लेता है। तो ये भी उतना ही समय लेगा जितना B C तक जाने में लेता है। तो इसने A से D तक जाने का सफर कितने समय में तय किया? T समय में तय किया। चाल कितनी होने वाली है? V, क्योंकि जब तक माध्यम एक रहेगा,
माध्यम अगर बदलेगा नहीं तो चाल भी बदलने वाली नहीं है। ये तरंगाग्र के नोट पॉइंट में मैंने आपको पढ़ाया था। इसका मतलब जो इसकी चाल होगी वो कितनी होगी, v ही रहेगी। समय अगर आपका t है, चाल आपका अगर v है, तो दूरी कितनी तय होगी, vt। तो इसका मतलब हुआ जो ad दूरी होगी, ad वो भी कितना होगा, vt होगा। अब क्योंकि ये पॉइंट यहाँ गया तो तरंगाग्र मुझे भी नहीं पता कि तरंगाग्र कहाँ है ना, लेकिन मुझे पता चल गया एक d पॉइंट है यहाँ पर, एक यहाँ पे c पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा d पॉइंट अभी कहाँ पे इस पूरी रेखा में कहाँ d पॉइंट है, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे इतना पता है कि तरंगाग्र कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरंगाग्र को प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी का चाप लगाना पड़ेगा, कितनी दूरी का, vt। तो इससे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, d पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, vt दूरी का चाप लगाऊंगा, ये बोल सकते हो vt दूरी का वृत्त खींचूंगा। किसको केंद्र मानकर, a को केंद्र मानकर मैंने vt दूरी का एक चाप लगाया, या फिर ऐसा हो सकता है vt दूरी का एक वृत्त खींचा, ठीक है। तो ऐसा खींच दिया। अब ये बात हमने पढ़ रखा है कि वृत्त में अगर हम ये रेखा ऐसे खींचे जो इसको टच करते हुए जाती है किसी एक बिंदु को, ठीक है, काटते हुए जाती है, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। और उस रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। उसी प्रकार से तो ये जो बिंदु होगा यहाँ डी नाम दे दिया, लेकिन यहाँ से एक जो रेखा खींचेंगे ये इसकी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, और जो कि इसके लिए क्या काम करेगी, तरंगाग्र का काम करेगी। कौन सा, तरंगाग्र का काम करेगी। और इस तरंगाग्र का क्या नाम देंगे, परावर्तित समतल तरंगाग्र। क्या नाम देंगे, परावर्तित समतल तरंगाग्र। समझ आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्योंकि भाई इसका ये मान लो केंद्र हो गया, और केंद्र से जब हम स्पर्श रेखा पे, ठीक है, त्रिज्या खींचते हैं, वो क्या होती है, इस पर लंब होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका लंब लग जाएगा। अब किरणें उसी प्रकार से आएंगी भाई, ये भी अगर किरणें जाएंगी तो कैसे जाएंगी, समांतर ही किरणें जाएंगी। किरणें जो यहाँ पे चलेंगी वो कैसे चलेंगी, समांतर, क्योंकि समतल तरंगाग्र है यहाँ पर। बात समझ आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया था। तो हम जब सिद्ध कर रहे हैं परावर्तन की व्याख्या, तो जाहिर सी बात है कि आपको दो पॉइंट आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। पहला कि इनके तीनों रेखाएं कौन कौन सी, परावर्तित, अपवर्तित, खींचा गया लंब, तीनों कहाँ पे होनी चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, नहीं कोण I बराबर कोण R। तो आपको ये सिद्ध करना है। तो दो पॉइंट यहाँ पे सिद्ध करने के लिए हैं। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया कि फिगर वाली बात तो समझ में आ गई। अब पॉइंट कैसे सिद्ध करेंगे वो बात देख लेते हैं। तो एक बार इसको ये पढ़ के देखो एक बार, क्या है भाई कि चित्रानुसार हमें क्या सिद्ध मिलता है, एक समतल परावर्तक पृष्ठ mm डैश पर AB एक समतल तरंगाग्र आपतित है, ठीक है। इस तरंगाग्र का बिंदु A परावर्तक तल को क्या करता है, स्पर्श करता है, लेकिन बिंदु B का भाग अभी उसी माध्यम में ही है। ये तो समझ आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट आओ, B को क्या बोलते हैं, परावर्तक तल तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, VT दूरी तय करनी पड़ेगी। लॉजिक क्लियर नहीं क्लियर, अभी समझाया था मैंने। जहां V माध्यम में प्रकाश का चाल है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इतने समय में, अब उसी समय में याद रखना, इतने समय में A कहां से कहां तक पहुंचा था, D में। तो वही बताया जा रहा है, इतने समय में A भाग उसी माध्यम में उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी भाई आपकी BC कर रही थी, क्योंकि समय वही लेगा और चाल भी सेम है, तो जाहिर बात दूरी भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे उतनी ही दूरी तय होगा। इसका मतलब हुआ कि AD बराबर BC बराबर क्या होगा, VT होगा। अतः जब मैंने A को केंद्र माना था तो मैंने एक चाप खींचा था ना, तो मैंने A को केंद्र मानकर BC की तुल्य एक त्रिज्या का चाप खींचकर C से इस पर क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींची जाती है, जिसको नाम दिया CD। अब ये जो CD प्राप्त होगा ये क्या होगा, एक तरंगाग्र होगा। तो यहाँ पे देखो, अतः जब तरंगाग्र का B भाग C पर पहुंचता है तो AD पर पहुंच जाता है। मैंने बताया था कि B पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, C पर, और A पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, D पर। तो वो पॉइंट यहां पे लिखा गया है। तो इससे जो CD प्राप्त हुआ ये कैसा तरंगाग्र प्राप्त हुआ, परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त हुआ है। तो ये फिगर की पूरी बात थी। बताओ समझ में आई कि नहीं आई, A to Z क्लियर है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट बेटा आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, इसको अच्छे से क्लियर करो। चलो अगले पॉइंट में आते हैं। इसके अगला पॉइंट है, इसमें सिद्ध करने की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखो दो समकोण त्रिभुज दिखेंगे। पहला समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, A B C, दूसरा A D C।
तो दो समकोण त्रिभुज दिखेंगे, दोनों को समरूप दिखाना है। तो देखो एक कोण तो 90 है, कोण 90 बराबर हो गया। ये वाली भुजा कितनी थी? VT, ठीक है, और ये वाली भुजा कितनी थी? VT। तो देखो एक कोण बराबर हो गया, एक भुजा आपस में बराबर हो गई। और ध्यान से देखो दोनों त्रिभुज का ये वाला भुजा क्या है? कॉमन है, इसलिए ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। तो क्या इन दोनों त्रिभुज को मैं समरूप त्रिभुज कह सकता हूं या नहीं? सॉरी, सर्वांगसम कह सकता हूं या नहीं? और अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसके सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसके सभी भुजाएं सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि इसकी सभी भुजाएं, मतलब हुआ ये भुजा, ठीक है, इस भुजा के बराबर होगा, और आपका ये वाला कोण, ठीक है, इसका ये वाला कोण, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसके इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ये कोण कौन है? I, और ये कोण कौन है? R, यानी कोण I बराबर क्या हो जाएगा? कोण R। पहला सिद्ध हो गया। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, सॉरी आपतित किरण, और ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। तीनों कहाँ पे जा रहे हैं? एक ही। तो ये भी सिद्ध हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना। चाहे इस किरण को ले लो चाहे इस किरण को ले लो, आपकी बात निकल के चली आएगी। तो हमने ये भी देख लिया। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो दोनों नियम सिद्ध हुए। तो वही इसमें बेटा प्रूव कराया गया है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला आता है, अगला पॉइंट आता है कि अपवर्तन का नियम सिद्ध करना है, ठीक है ना। तरंग के सिद्धांत से हमें क्या सिद्ध करना है? अपवर्तन का नियम। तो ये आज मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसका आज मेन टॉपिक यही है तुम्हारा। तो मैंने इसको खींच के थोड़ा रिवीजन करा दिया। अब इसमें आइए, फिगर देख के तुम्हें मोस्टली काम समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिगर देख के तुम्हें मोस्टली काम समझ में आ जाएगा। ये विरल माध्यम है, ये माध्यम 2 जो है वो कैसा है? सघन माध्यम है। ऊपर वाला विरल है, नीचे वाला सघन है। बताओ प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? विरल में होती है, सघन में होती है? बोलो। विरल में। विरल में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है, और सघन में प्रकाश की चाल कम होती है। जैसे जितना सघन होगा उसकी प्रकाश चाल उतना ही कम होती चली जाएगी। समझ में आया नहीं आया? आया। तो विरल माध्यम प्रकाश चाल ज्यादा होती है, सघन माध्यम प्रकाश चाल कम होती है। हमने मान लिया कि विरल में प्रकाश चाल कितनी है? V1, और सघन प्रकाश चाल कितनी है? V2। इसमें V1, इसमें V2। तो बताओ कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? तो V1 आपका बड़ा होगा और V2 आपका क्या होगा? छोटा। V1 इज ग्रेटर देन V2, या फिर V2 इज लेस देन V1। ऐसा कोई भी रिलेशन बोलो, बात तो ये V1 दोनों केस में ही बड़ा है, ठीक है ना। नजरिया देखने का खाली बदल गया और कुछ नहीं। यहां तक समझ में आ गया। अपवर्तनांक की अगर हम बात कर लें तो किस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, किस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा? अगर मान लो इसका अपवर्तनांक N1 है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या है? N2 है, तो किस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा? सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? कम। इसका मतलब हुआ कि N2 आपका क्या होगा? ज्यादा होगा, और N1 आपका क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब हम ये बात नियम जानते हैं कि वैसे रियल नियम अपवर्तन का क्या होता है। ये तो कहता ना कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। भाई नियम तो वही रहने वाला है कि बदल जाएगा? नियम वही रहेगा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसे प्रकाश का क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मेरे पास ये मान लो आपती तरंगाग्र है और ये इनकी किरणें हैं, ठीक है। ये किरण है, ये क्या है? समता तरंगाग्र, है ना, जिसको हम यहाँ पे आपती तरंगाग्र बोल रहे हैं। कौन सा बोल रहे हैं? आपती तरंगाग्र। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हमारे पास आपती तरंगाग्र हो गया, ठीक है। इसको आपती तरंगाग्र बोल दिया मैंने। अब यहां पर क्योंकि आपती तरंगाग्र है, वो भी समता तरंगाग्र है, तो जाहिर सी बात ये किरणें कैसी होंगी? समांतर होंगी। लॉजिक वही चलेंगे। अब ये आया, ये क्या है? mm डैश एक ऐसा तल है जो माध्यम को अलग अलग करता है, यानी ये माध्यम को अलग अलग रखने वाला तल है। ये ऊपर ऐसी सतह है जिसके नीचे मान लो पानी है, उसके ऊपर क्या है? वायु, ऐसा बोल सकते हो। तो ये ऐसा तल है जहां से माध्यम क्या होता है? अलग अलग रहता है। लॉजिक क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अब यहां से देखो, अब मेरा जब आपतित तरंगाग्र यहाँ पे आपतित होगा तो उसका कौन सा बिंदु पहले इस तल को टच करेगा? ए। अब ये अंदर, अब ये तो है नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
अब क्योंकि प्रकाश किरण इसमें आर पर आ जा सकता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता नहीं ये, तो प्रकाश किरण इसमें आर पर आ जा सकता है, तो इसलिए प्रकाश किरण एंटर करेगी हुई अंदर की ओर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये अंदर की ओर जाएगा। अब जब यहाँ ए पे आया तो ये कहाँ रहेगा? ये अभी उसी माध्यम में है। बी कहाँ है? उसी माध्यम में, जहां था वही वहीं पे है। अब ये अंदर एंटर करेगा और ये धीरे धीरे करके ये यहाँ पे आएगा। अभी ये यहाँ पे आएगा, इसकी प्रकाश की चाल अलग होगी, और यहाँ पे आएगा, इसकी प्रकाश चाल अलग होगी। अब वहां सेम था लेकिन यहाँ सेम नहीं होगा। अब इसको सेम कह भी मत देना। समझ में नहीं आ रहा है? सेम कह सकते हैं क्या भाई? ये सघन माध्यम में दौड़ेगा, ए कहाँ जाएगा? सघन माध्यम में, और बी कहाँ जाएगा? विरल में जाएगा। तो देखो जब इसने ए यहाँ टच हुआ और बी वाला यहीं वाई में था, मतलब जहां था वहीं था, मतलब जिस माध्यम में है अभी उसी माध्यम में है। ये करेगा एंटर, ये कहाँ जाएगा? सघन माध्यम में जाएगा। कहाँ जाएगा? सघन माध्यम में। तो बी अभी मेरा कहाँ रहेगा? ये बी कहाँ जाएगा? सी बिंदु पर। तो बी जाएगा सी बिंदु पर और ए जाएगा डी बिंदु पर। और बी जो सी बिंदु पे जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v1। और जो ए डी तक जाएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v2, क्योंकि सघन माध्यम वेलोसिटी v2 है। तो ए यहां जाएगा और बी यहां जाएगा। समय आपका उतना ही लगेगा। समय आपका क्या लगेगा? t। तो t समय में मान लो बी सी तक पहुंचा, तो t समय में ए कहां पहुंच जाएगा? d। ये किस रफ्तार में जाएगा? v1। ये किस रफ्तार में जाएगा? v2। ये दूरी कितनी तय करेगा? v1t। और ये दूरी कितनी तय करेगा? v2t। v2t नहीं समझ में क्या बात? आगे ये v1t और ये v2t, और ये हो जाएगा कॉमन। अब मुझे ये बताओ, यहां तक समझ में आया? अब मुझे अगर चाहिए तरंगाग्र, तो इसमें कितनी दूरी का चाप लगाना पड़ेगा तुम बताओ? क्योंकि ये तो मुझे पता चल गया c, तो इसमें कितनी दूरी का चाप लगाना पड़ेगा? v2t, क्योंकि ये दूरी कितनी तय की इसने? v2t। तो बिंदु a को केंद्र मानकर हम इसमें क्या लगाएंगे? चाप। तो हम देखो इसमें लगाएंगे सिंपली चाप, ठीक है। और जब चाप लगाएंगे तो जो बिंदु डी प्राप्त होगा उसको किससे मिला देंगे? सी से। यहां तक के लॉजिक क्लियर हुए या नहीं? बताओ फिर से, क्लियर हुए या नहीं? चलो फिर से डिस्कस करता हूं। विरल माध्यम में चाल कितनी होगी? v1। सघन माध्यम में चाल v1 ज्यादा है v2। v2 क्या होगा? कम। v1 क्या होगा? ज्यादा। बहुत सही, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कौन सा तरंग लिया? तो ए बी आपतित तरंगाग्र लिया। ए बी क्या है? आपतित तरंगाग्र। यहां तक कहानी क्लियर? तो आपतित तरंगाग्र का जो बिंदु ए है वो तल mm डैश को, mm डैश क्या है? परावर्तक तल कहाँ हो जाएगा? परावर्तक उसमें था, यहाँ पे अपवर्तक तल बोल सकते हो। परावर्तक तल कैसे हो जाएगा? मतलब कुछ भी, परावर्तन वहां था इसलिए वहां परावर्तक तल था, यहाँ परावर्तक तल कैसे नाम दे देंगे? है ना, यहाँ अपवर्तक तल नाम देंगे, है कि नहीं? नहीं, ऐसा तल जो माध्यम को अलग अलग रखता है ऐसा तल का नाम दे देंगे, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर इसने टच किया, जब बिंदु ए पर मतलब बिंदु ए तल को टच किया था तो बिंदु बी कहाँ था? उसी माध्यम में था। तो जब बिंदु बी को सी तक जाने में चाल कितनी लेनी है? v1। और समय कितना लेना है? t। तो दूरी कितनी तय करेगा? v1t। और जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो a कहाँ से कहाँ तक जाएगा? a अब d तक जाएगा, कितनी चाल लेगा? समय कितना लेगा? t। समय उतना ही लेगा, समय कम ज्यादा मत करना, बस चाल कम ज्यादा होगी जिसकी वजह से ये दूरी कम ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो मुझे पता चल गया कि ये v1t हो गया, ये हो गया v2t, ये दूरी हो गई v2t, ये हो गया v1t। बताओ यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? नहीं क्लियर है? अच्छा, अब क्योंकि रेज मुझे पता है, रेज देखो अभिलंब यहाँ डाल दो, मुझे पता है कि कैसे, ठीक है। तो ये ऐसे गई, हमें पता है जब कोई प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम सघन माध्यम जाती है अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। देखो ये झुकी, इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन देखो झुक गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? क्लियर ना। और ये भी क्योंकि समांतर जाएंगे तो सेम इसी प्रकार से ये भी झुकेंगी। समझ नहीं आ रहा है? सेम उसी प्रकार से ये भी आपतित किरण थी, अभिलंब डाला, ये भी अभिलंब क्यों क्या हो गई? झुक गई। तो इस वाले कोण को अभिलंब, याद रखो, अभिलंब और इस वाले कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? आर मूर्खों, याद करो अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अपवर्तन कोण मैंने बताया था, अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। बताओ ये किरण कौन सी है? ये आपतित किरण। ये किरण कौन सी है? और ये किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण। तो इनके मध्य जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? अपवर्तन कोण। कौन सा? अपवर्तन कोण, ठीक है। अब इसको देखो, ये आर बनेगा मूर्खों, आई नहीं बनेगा,
है ना। ये भी कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये क्या होगा, अविलंब। ये कौन सी किरण होगी, तो इनके मध्य बने कोण को अपवर्तन कोण आर। देखो दोनों जगह आर ही लिखा गया है। ये है क्या, अविलंब। ये क्या है, आपतित किरण। इनके मध्य जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण यानी आई नाम देंगे। अब तो लॉजिक क्लियर हुआ कि जबरदस्ती आई आर दे रहे हो। ठीक है, समझदारी के साथ दो, मतलब ये चीजें ना समझानी पड़े यार, जो मतलब पहले पढ़ा रखा है उसको ना पढ़ाना पड़े, वो तुम्हें आना चाहिए। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कहानी क्लियर है ना। ठीक है, अब ये मैं सोच रहे 90 माइनस आर कैसे आया, कॉमन सेंस है। ये विलंब है, ये टोटल कोण कितना होगा 90। अगर ये कोण आर है तो कितना बचा ये 90 माइनस आर। ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये कोई पूछने वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पर कितने का चाप लगाया था बेटा, तो V2T दूरी का मैंने इसमें क्या लगा दिया, चाप। तो मुझे यहां पर बिंदु D प्राप्त हो गया इस किरण पर। और बिंदु D और CD यानी जब इसको मिला देंगे तो कौन सा तरंगाग्र प्राप्त होगा, तो ये CD कौन सा तरंगाग्र है, अपवर्तित यार। कौन सा है, अपवर्तित तरंगाग्र। अच्छा बुद्धि नहीं चल रही है, ये अपवर्तित हुआ है इसलिए अपवर्तित तरंगाग्र होगा, वहां परावर्तित हुआ था इसलिए परावर्तित तरंगाग्र था। तो कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो क्या, क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो फिगर का काम क्लियर, ये यहां तक मैंने फिगर का काम समझाया कि हाँ फिगर कैसे बनाना था, उसमें क्या थ्योरी लिखनी थी वो मैंने समझा दिया। ये सेम थ्योरी तुम्हें लिखनी है, ठीक है, अभी हम पढ़ के भी बता देंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट है क्या, मुझे प्रूव करना है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है दो नियम। एक होता है स्नेल का नियम, जो स्नेल का ही नियम पूरा होता है, स्नेल का नियम मुझे प्रूव करना है। इसमें हम पहले नियम को पढ़ते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों का होना चाहिए। तो ये तो दिख रहा होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही, ये तो प्रूफ हो गया। बचा क्या, दूसरा नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक का मतलब होता है N2 अपॉन N1 या फिर V1 अपॉन V2। याद नहीं है क्या, N2 अपॉन N1 बोलो या फिर V1 अपॉन, ये प्रूव करना है तुम्हें, समझ में आ गया। चलो N1 N2 मैंने यहां नहीं दर्शाया है, तो N1 N2 हटाओ, हम क्या दर्शाएंगे V1 V2। तो हमें क्या शो ऑफ करना है यहाँ पर कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1 अपॉन V2। जब टॉपिक को आप डीप में पढ़ोगे ना तो आप देखोगे आपको इजी लगने लगेगा ये, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब मैं चलो इसमें थ्योरी को एक्सप्लेन कर लेता हूँ अच्छे से। मेरे पास ये त्रिभुज बनना नहीं बन रहा है, कैसा त्रिभुज है ये, मुझे क्या लाना है, साइन आई। कोण ये कौन सा है, आई। तो बताओ साइन आई बराबर क्या होगा, बुद्धि चला के 90 के सामने कौन होता है, कर्ण, और आई के यानी कोण के सामने कौन होता है, लंब। बताओ लंब यहाँ पे कौन होगा, BC। लंब कौन होगा, BC। कर्ण कौन होगा, AC। इजी लगा ना, तो BC हो गया। अब BC दूरी कितनी थी, V1T, तो ये क्या हो गया V1T अपॉन AC। लॉजिक क्लियर है। अब चलो इसमें आ जाओ, ये दूरी कितनी है, ये बताओ V2T। ये कोण कौन सा होगा, कहाँ गया कोण भाई, यहाँ तो गड़बड़ कर दिया इन्होंने। ये स्पर्श रेखा है ना, तो ये क्या होगा 90 होगा, 90 आंसर ना, तो ये 90 हो गया। तो 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण। ये आपका R है, तो R के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो यहाँ पे साइन R बताओ क्या आएगा, साइन R बराबर लंब बटे कर्ण AD अपॉन AC। AD की वैल्यू कितनी है, V2T अपॉन क्या। अब बताओ मुझे प्रूव करना है साइन अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन, बताओ इन दोनों क्या करना पड़ेगा, भाग। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बताओ क्या हो जाएगा, V1T अपॉन AC और अपॉन V2T अपॉन AC। AC से AC गया, T से T खत्म, क्या बचा, कि यही लाना था। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। पूरी तरीके से क्लियर हुआ नहीं, तो एक बार देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी चलो पढ़ो। MM डैश माध्यम 1 और माध्यम 2 को पृथक करने वाले पृष्ठ को निरूपित करता है। हमने जैसा बताया था कि MM डैश को ये भी बोल सकते हैं कि माध्यम 1 यानी पहले माध्यम दूसरे माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ। तो वही इन्होंने बोला, थोड़ा लैंग्वेज को मैं ऐसे लार्ज कर देता हूं ताकि अच्छे से पढ़ने में आए, ठीक है। अब तो दिख रहा है भाई सभी को। अब पृथक करने वाले पृष्ठ को निरूपित करता है।
V1 माना V1 क्या है, V1 और V2 क्रमशः माध्यम पहले और दूसरे के चाल हैं। तो V1 हो गया माध्यम पहले की चाल और V2 हो गया माध्यम, ये अपने अकॉर्डिंग लिखना है। अभी मैं जो फिगर के अकॉर्डिंग ये लिखे हुए हैं वो सब पढ़ के समझा रहा हूँ, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग लिखना है, इसको रटते बिल्कुल नहीं है। एक बार प्यार से समझ लिया तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। प्रकाश के वेग को व्यक्त करते हैं, तो समझ में आ गया। एक समतल तरंगाग्र AB अपवर्तक तल पर, AB क्या है, समतल तरंगाग्र हमने पहले बताया था, जो कि आपतित होगी। तो AB अपवर्तक तल, अभी इसको देखो परावर्तक तल नहीं बोला, कौन सा तल बोला, अपवर्तक। तो ये कुछ लैंग्वेज होती, डिपेंड करता है कि तुम किस फील्ड में काम करो। भाई परावर्तक तल, इसलिए परावर्तन पे काम कर रहे थे इसलिए परावर्तक तल था। और जब मैं अपवर्तन में काम कर रहा हूं तो कौन सा, अपवर्तक पृष्ठ। अब यार ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें मत गलतियां करो। क्या नाम है भाई, MM डैश पर क्या होता है, आपतित तरंगाग्र है, जिसका A भाग को स्पर्श करता है। निकल गई लैंग्वेज अब बराबर, एवं B भाग विरल माध्यम में ही है। माना B को अपवर्तक तल के बिंदु C तक पहुंचने में कितना समय लेता है, T समय लेता है। अगर T समय लेता है, दूरी कितनी तय होगी, V1T। इतने ही समय में मतलब समय वही रहेगा। तो A को कहां तक पहुंचना था, D तक। तो इतने ही समय में तरंगाग्र A का भाग सघन माध्यम में कितनी दूरी तय करेगा। अब तो पता चला इसमें V2 क्यों लगा, उसमें V1 क्यों लगा, कहानी के लिए ना। V2 दूरी तय करेगा, पहुंचेगा। तो V2 क्या होगा, V1 से क्या होगा, कम होगा। V1 क्या होगा, V2 से ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर नहीं क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, यहां तक कहानी क्लियर भाई, ये वाला पॉइंट यहां तक। तो बिंदु A को केंद्र मानकर V2 दूरी का, ये भी समझ में आया, V2 दूरी का क्या लगाना पड़ेगा, चाप। दूसरे माध्यम में खींचकर C से एक स्पर्श रेखाखंड खींचा जाता है, जैसा कि मैंने समझाया था, जो कहां पर, क्लियर हुआ। ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये स्पर्श रेखा, कहानी क्लियर है। AD कितना था और CD V1T। CD अपवर्तक पृष्ठ, सॉरी CD क्या था, अपवर्तक तरंगाग्र। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये अच्छे से मैंने सब समझा दिया था और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी प्रूव कराया था, ये देख सकते हो, सेम एज वैसे इन्होंने लिया है। तो अब ये कर रहे, ये बताएं, ये तो है नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा ना। स्नेल का नियम ये भी देखो, वही बात है प्रत्यक्ष संबंधी नियम में। दूसरा नियम क्या निकले, ये सब मैंने समझा दिया अच्छे से। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हमने विरल से सघन में किया है, वैसे ही सघन से विरल में होगा, सेम एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब ये अपने आप से तुम्हें करना है। भाई करने में क्या है, अब हम जानते हैं कि विरल से सघन में आता है तो अविलंब क्यों झुक जाता है, तो सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा। उसी थ्योरी को लेकर ना है, बाकी सेम वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। फिगर में जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो मैंने भेज दिया, अगर जैसे देखोगे आराम समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या लिख लोगे, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो PDF मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इतना बेटा याद करना है, दोनों ही टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत अच्छे से क्लियर कर लो।